हेलो फ्रेंड्स, सिस्टम एनालिसिस के लेक्चर नंबर 15 जिसमें हम मेमोरी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने ऐसे बेसिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट तो आपको फंडामेंटल में मिल ही चुका है, लेकिन अब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सर्किट डिज़ाइनिंग और उसके और डिटेल में डिस्कशन के लिए हम लोग जा रहे हैं। ज़रा देखें ऐसे बेसिक डेफिनेशन मेमोरी का क्या हो सकता है। अगर मेमोरी को बेसिकली हम डिफाइन करें तो हम बोलते हैं कंप्यूटर नीड्स अ स्टोरेज स्पेस दैट कैन होल्ड द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फॉर द प्रोग्राम ओवर विच सीपीयू इज वर्किंग। सीपीयू जो भी काम करता है हमारे सिस्टम में, उसके लिए उसको स्पेस चाहिए, प्रोग्राम, डेटा या सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए। स्पेस प्रोग्रामिंग से पहले भी चाहिए, प्रोग्रामिंग के बाद भी चाहिए। सीधी सी बात है कि कंप्यूटर सिस्टम ही वो पहला हमारा डिजिटल डिवाइस है जिसमें पहली बार हमने मेमोरी का इस्तेमाल किया। मतलब डेटा को बिफोर और आफ्टर प्रोसेसिंग स्टोर कर सकते हैं हम, और लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। आज के डेट में अब हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हमारे पास डिजिटल स्टोरेज टेक्निक आ गई है, मेमोरी आ गया है, तब इंफॉर्मेशन हम कभी भी लॉस नहीं होगा। हम जब तक चाहे इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रख सकते हैं। तो ये काम कौन करता है? मेमोरी करता है। इस मेमोरी को जनरली प्राइमरी स्टोरेज, मेन मेमोरी या सिंपल मेमोरी टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मेमोरी के टाइप पर डिस्कशन आगे करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टोरेज इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, किसी भी मेमोरी को हम किस किस टर्म से एनालाइज करते हैं। तो मेमोरी को अगर इवेल्युएट करना हो कि हमारा मेमोरी अच्छा है, बुरा है, क्या है, कैसे है, कंपेयर करना हो, तो हम बेसिकली इन 5 अलग अलग पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्टोरेज कैपेसिटी। तो स्टोरेज कैपेसिटी से पहले जरा हम देखें कि मेमोरी हमारा होता कैसा है, कैसे बनाते हैं हम। तो एक सिंपल मेमोरी सेल है। ये मेमोरी के सेल हम बोलते हैं, और ये सेल में कोई भी डिजिटल डेटा स्टोर किया जाता है। या तो हम 0 स्टोर करेंगे या 1 करेंगे। हम जानते हैं कि कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज तो 0 1 के फॉर्म में ही होता है, चाहे कितना हो बड़ा डेटा हो, लेकिन स्टोर हम हमेशा 0 या 1 के फॉर्म में करेंगे। तो 0 1 फॉर्म में करने के लिए एक छोटा सा मेमोरी सेल हमने बनाया है। इस मेमोरी सेल में हमने देखिए 2 नॉर गेट इस्तेमाल किया है। नॉर गेट क्या है, इसका डिफिनेशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़े होंगे। और वैसे टोटल डिजिटल गेट का वीडियो हमने बनाया, अगर आपको दिक्कत है तो आप देख सकते हैं YouTube पर। यहाँ पर हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इस सर्किट में हमने 2 नॉर गेट को इस कनेक्शन, इस आधार से जोड़ दिया है कि एक का आउटपुट दूसरे को जा रहा है और इसका आउटपुट इसको जा रहा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में दोनों के इंडिपेंडेंट इनपुट में हम एक नॉट गेट लगा दिए हैं। और इस नॉट गेट को दोनों ही गेट के इनपुट लाइन में हमने कनेक्ट करके रखा है। और इस इनपुट लाइन में यहाँ पर हमने डेटा इन का प्रोविज़न रखा है। यहाँ से डेटा हम दे सकते हैं। ये डेटा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। अभी हम अगर बात करें, यदि हम यहाँ 0 देंगे तो क्या होगा। 0 देंगे तो यहाँ इनपुट में 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। और जब यहाँ पर हम 0 देंगे और यहाँ 1 देंगे तो इसमें प्रीवियस स्टेट क्या है, ये बड़ा मायने रखता है। ये सीक्वेंशियल सर्किट है और इसमें पहले के स्टेट का भी वैल्यू है। मान लेते हैं यहाँ पे 0 हो और यहाँ 1 हो, तो यहाँ का इनपुट क्या होगा, 1 होगा, ये 0 होगा। 0 1 को अगर हम इनपुट के रूप में दें तो हमको आउटपुट यहाँ 0 ही मिलेगा। और यहाँ अगर 0 दें तो 0 1 यहाँ से आउटपुट 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। ज़रा देख लीजिए गौर से, ये इनपुट 0 हो गया। अब ये 0 यहाँ पर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक तरीके से, और फिर 0 0 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है। तो इस 0 0 को
कि ये 1 तो ऑटोमेटिक यहाँ भी फिर से चेंज होगा। अब फिर 1 1 चेंज करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम 0 दे रहे हैं तो हमारा यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है। ये स्टेबल स्टेट है, इसमें अब कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर जब हमने 0 दिया तो हमको ये क्यू पॉइंट पर यहाँ पे 0 मिल गया। और यदि हम यहाँ 1 दें इसी स्टेट में, यदि हम यहाँ पर 0 के बदले 1 दें तो क्या होगा, जरा देख ले। 1 देंगे तो ये इनपुट लाइन हमारा 1 होगा, ये तो 0 है ही, 1 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ये 0 यहाँ आएगा तो यहाँ भी 0 होगा। और यहाँ चूंकि 1 हमने दिया है तो ये 0 होगा, और ये 0 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा। और 1 होने के बाद फिर यहाँ भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ चेंज होने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये स्टेबल स्टेट हो गया। और यहाँ पे हमको मिला 1। तो इस पूरे मेमोरी के आर्किटेक्चर को एक्चुअली हम मेमोरी सेल बोल रहे हैं। यह सेल 0 या 1 को स्टोर कर सकता है, और हम अगर 1 देंगे तो यहाँ पे 1 मिल रहा है। अगर यदि यहाँ पर हम 0 दें तो 0 मिलेगा। और ये 0 या 1 जो स्टोर कर रहा है यहाँ पे मिलेगा, मतलब कब, उसके बाद यदि हम इसको हटा दें, डिसेबल भी कर दें, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा वो। एज लॉन्ग एज आई सप्लाई द पावर, जब तक इसको हम पावर दिए रहेंगे, डीसी सोर्स उपलब्ध कराए रखेंगे, लाइफ टाइम ये इस स्टेटस को मेंटेन रखेगा। और यही है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब ही होता है कि यदि हम जो भी डेटा दें वो अगर इसमें मेंटेन रहता है तो स्टोरेज है। ये व्यवस्था ठीक उसी तरह से है जैसे हमारे आपके घर में टॉगल स्विच है, ऑन ऑफ स्विच। बिजली का ऑन ऑफ स्विच तो आप देखते हैं, अगर स्विच को आप 2 ही पोजीशन में रख सकते हैं, या तो ऑन रख सकते हैं या ऑफ रख सकते हैं। यदि स्विच को हम ऑन करते हैं तो हम एज लॉन्ग एज ऑन रहेगा, जब तक कि उसको कोई चेंज ना कर दे। तो बिजली के स्विच को ऑन करना भी डेटा स्टोरेज है, उसको ऑफ करना भी डेटा स्टोरेज है। तो डेटा स्टोरेज का मतलब ऐसा नहीं है हम वहाँ कुछ चेंज कर रहे हैं, बस हम जो स्टेटस एक बार सेट कर दें उसको लंबे समय तक अगर मेंटेन रखें तो मेमोरी एलिमेंट है। तो ये है एक छोटा सा मेमोरी सेल, और इस मेमोरी सेल में हम डेटा 0 देते हैं तो 0 मेंटेन रखेगा, 1 देंगे तो 1 मेंटेन रखेगा। ये डेटा इन पोजीशन है, ये आउटपुट पोजीशन को हम क्यू से रिप्रेजेंट किए हैं। डिटेल सीक्वेंशियल सर्किट में आप पढ़ेंगे डिजिटल में मेमोरी सेल, ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट है, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप इसको बोलते हैं डिजिटल में। यहाँ पर हम मेमोरी सेल की बात करते हैं। अब देखिए किसी भी मेमोरी पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है रीड और दूसरा है राइट। रीड मतलब स्टोर द डेटा बिट, और राइट मतलब रिट्रीव। मतलब अगर हम किसी मेमोरी सेल में, इस सेल में अगर डेटा डालते हैं तो उसको बोलते हैं राइट ऑपरेशन। रिट्रीव मतलब, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। रीड मतलब रिट्रीव, और ये है राइट। सॉरी इसके लिए। राइट स्टोर। तो यदि बाहर से कहीं से भी हम डेटा इसके अंदर देते हैं, ये क्या होगा, स्टोर कर रहे हैं सेल में, तो ये राइट ऑपरेशन है। मतलब ये ऑपरेशन हुआ राइट, और यहां से अगर डेटा को बाहर निकालते हैं तो वो होता है रीड।
एक मेमोरी एलिमेंट में हम दो ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या तो हम राइट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। ये स्पेस है, यहाँ पे डेटा हमने रख दिया, तो रखने की क्रिया जो है वो है राइट, और निकालने की क्रिया जिसको रिट्रीवल बोल रहे हैं उसको बोलते हैं रीड। मेमोरी में इतना ही काम कर सकते हैं। मेमोरी कंप्यूटर के अंदर वो स्पेस है जहाँ पर किसी भी बाइनरी बिट को आप स्टोर कर सकते हैं, मीन्स राइट कर सकते हैं, और उससे वापस ले सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। अब एक सिंगल बीट से कंप्यूटर में क्या होगा, जबकि हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि अब इसको थोड़ा सा हम रब करते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इसको मेमोरी सेल को हम हटा देते हैं। अब मेमोरी सेल की अगर हम बात करें तो जरा सा देखिए, इस तरह से अब हम सेल को डिवाइड कर रहे हैं। अब कोई डेटा अगर मान लेते हैं, हम डेटा की बात करें तो डेटा है हमारे पास A, डेटा है B, अल्फ़ाबेट की बात करें डेटा C। तो इसका अगर मेमोरी सेल में स्टोर करना है तो हमको इस डेटा को स्टोर करने के पहले इसका बाइनरी कन्वर्सन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइनरी बिट का सेल है। तो सबसे पहले इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम करने की कोशिश करेंगे। इस रीड ऑपरेशन को भी हम यहाँ से हटा दें। ये 3 डेटा की हम बात करें A B C, तो अब देखिए कहाँ कैसे हम रखेंगे इसको। ये डेटा A B C। अब जरा सा देखा जाए, एक्चुअल में ये जो छोटा ब्लॉक है यही ब्लॉक हमारा वो फ्लिप फ्लॉप था, डेटा इन डेटा आउट, और यहाँ पर हम इस तरह से बनाए थे, आपने देखा होगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, यहाँ पर डेटा और यहाँ पर क्यू आउटपुट। तो ये सेल, इस एक एक सेल की बात हम कर रहे हैं। और अब जब सेल की हम बात करें तो देखिए, फर्स्ट इसको जनरली अगर टेबुलर स्ट्रक्चर है तो इसको हम बोलते हैं कॉलम, ये है हमारा रो। तो इस रो का एड्रेस अगर हम डेसिमल में बात करें 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर अगर हम बात करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ बना। अब यहाँ पर
अल्फ़ाबेट ए को स्टोर करने के लिए हमको 8 सेल की ज़रूरत है, तो 8 सेल एक ही रो में अरेंज होने चाहिए, तभी तो डेटा को आप रिट्रीव कर पाएंगे। तो इस डेटा को अगर यहाँ हम रखते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर ASCII स्ट्रक्चर पर डिज़ाइन किया गया है। हम ASCII कोड में डेटा रखते हैं। ASCII कोड 7 बिट कोड है, ज़रा सा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हो गया हमारा डेटा। ये जो बिट है इसको हम लोग बोलते हैं साइन बिट। अल्फ़ाबेट में तो साइन का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यदि नंबर होता तो हमको बताना पड़ता दिस नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस साइन बिट में 0 मीन्स पॉजिटिव और 1 मीन्स नेगेटिव। और ये जो लास्ट बिट है ये कंप्यूटर डेटा स्टोरेज में इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम बोलते हैं पायरिटी। पायरिटी बिट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में आप लोग देखेंगे, उस पर डिस्कशन अभी हमने वीडियो नहीं बनाया है, आगे हम बनाएंगे तो आपको भेजेंगे, उसमें आप समझ लेंगे। ये पायरिटी बिट है। पायरिटी बिट नंबर ऑफ बिट को काउंट करता है ताकि हम एफिशिएंटली डेटा कम्युनिकेट कर सके, हमको बीच में कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए हम पायरिटी बिट डिज़ाइन करते हैं। और ये 9 बिट का स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, एक रो में वो बाइट ओरिएंटेड डेटा हो गया, मतलब एक रो में मिनिमम 8 मेमोरी सेल तो होने ही चाहिए। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो हर अल्फ़ाबेट के लिए 9 मेमोरी सेल की ज़रूरत होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने सेल हमारे हो गए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम सीधे कर सकते हैं। 9 इंटू 7 63, मतलब सीधा है कि इस मेमोरी की कैपेसिटी 63 बिट की हो गई। या फिर हम इसको 7 इंटू 9 मतलब बोलते 7 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। 0 to 6 7 कैरेक्टर होगा। तो इसकी कैपेसिटी को जनरली अगर हम बिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बोलते हैं द कैपेसिटी ऑफ दिस मेमोरी सेल या मेमोरी मैट्रिक्स इज 63 बिट। तो 63 बिट स्टोरेज हमने बनाया है। और कंप्यूटर में ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। हम जानते हैं कि आज की डेट में हम कंप्यूटर में सीधे 1 GB मेमोरी की बात करते हैं, तो कितना कॉम्प्लेक्स सेल बनाया जाता होगा। और एक सेल में हम चाहें तो एक बिट तो कॉमन है। जैसे अब इंग्लिश में कोई भी आप लेटर लिखें, एप्लीकेशन लिखें, मिनिमम तो एक अल्फ़ाबेट की बात होगी, अल्फ़ाबेट से छोटा तो कुछ नहीं होता है। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में अगर हम मेमोरी सेल की बात करें तो मिनिमम बाइट की बात करते हैं हम, क्योंकि एक बिट की कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। कंप्यूटर में अगर डेटा रिप्रेजेंट करना है तो हमको 1 बाइट तो मिनिमम चाहिए, चाहे हम एक अल्फ़ाबेट की बात करें, एक नंबर की बात करें, एक स्पेशल सिंबल की बात करें, इवन इफ स्पेस की भी बात करें तो भी हमें 1 बाइट स्पेस चाहिए। 8 बिट मिनिमम चाहिए स्पेस के लिए। इसका मतलब है कि कोई भी मेमोरी सेल अगर हम बना रहे हैं तो वो मिनिमम इस साइज का तो होना ही चाहिए। ये 9 बिट होगा। जनरली लिटरेचर की भाषा में, पढ़ाई लिखाई में हम लोग 8 बिट को बाइट बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर में अगर डेटा स्टोर करना हो तो ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सिंगल कैरेक्टर रिक्वायर 9 मेमोरी सेल टू स्टोर इफिशिएंट डेटा। कंप्यूटर हम 9 बिट की बात करते हैं प्रैक्टिकली। ये अलग बात है कि पॉपुलरली हम लोग बाइट की बात करते हैं, 8 बिट से हमारा काम चल जाता है, 9 बिट की हम बात ही नहीं करते। इसलिए हमें पता है कि उस 9 बिट का काम सिर्फ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, पायरिटी बिट सिक्योरिटी के, तो सिक्योरिटी की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो स्टोर करना होगा हमको मेमोरी सेल में। तो 9th बिट पायरिटी बिट इज द पार्ट ऑफ डेटा इन मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी के केस में हम ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते इसको। हाँ, डेटा के प्रोसेसिंग, डेटा के मूवमेंट में
मूवमेंट में ज़रूरत है, अदरवाइज डेटा के प्रोसेसिंग में इस पैरिटी बीट का कोई डिस्कशन हम नहीं करते हैं। हम सीधे बच्चों को बाइट की बात करते हैं, ऑपरेशन है तो साइन बीट को इंक्लूड करते हैं। सिंगल बाइट मतलब डेटा विथ देयर साइन बीट। लेकिन इन केस ऑफ मेमोरी हम बात करेंगे डेटा विथ देयर साइन बीट एंड पैरिटी बीट। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब जरा डिस्कशन के दूसरी तरफ बढ़े हम बात करें स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये है कैपेसिटी हमारे मेमोरी का, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 63 बाइट, 63 बीट, यहाँ पर हमने बीट बोला है, या फिर 7 बाइट, 7 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं तो 7 बाइट है। ये अलग बात है कि इस बाइट की बात उसमें नहीं की जा रही है, आप इसको ऑप्शनल मान सकते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बाइट में भी रिप्रेजेंट करेंगे तो हम मान के चलेंगे कि जब मेमोरी में स्टोरेज एलिमेंट की बात होगी तो वहाँ 8 के बदले हम 9 रखते हैं। ये आपको इम्प्लिसिटेड है, आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये पहली बात हो गई। तो किसी भी मेमोरी की कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो हम वही बात करते हैं, हम बोलते हैं मेमोरी 1 GB 256 MB 1 KB etc। तो ये एक्चुअल में, और यहाँ कैपिटल बी की बात करते हैं हम बाइट में, एक एक सेल की बात नहीं करते। एक सेल में हम मानते हैं 1 बाइट डेटा स्टोर होगा। तो कितना बाइट है ये उसकी कैपेसिटी को इंडिकेट करेगा। अगर हम 1 KB बोलते हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये जो डेटा सेल है ये इसी तरह से बढ़ते बढ़ते सबसे लास्ट बिट 1023 होगा। मतलब एक्चुअल में कैपेसिटी उस लोकेशन की बात करता है। 1K मीन्स 124 इंटू 8 बाइट है तो 8 मीन्स 8 लोकेशन। इस बात को ध्यान में रखेंगे। मतलब इस एक लोकेशन के एड्रेस इस तरह के 1K में 1024 होंगे, 1024 लोकेशन होगा जिसमें 1 बाइट डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं 1 KB। तो जब भी मेमोरी की बात करेंगे कंप्यूटर में तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 GB 1 MB 1 KB। अब तो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 1 TB तक आ रही है, 1 TB की बात करते हैं। तो सीधी सी बात है कि जितना अधिक मेमोरी स्पेस हमारे पास होगा उसको हम मेमोरी की कैपेसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो इस बात को हम इंश्योर करते हैं कि हमारे कंप्यूटर में मेमोरी कितनी है। अभी हम मेमोरी की बात करते हैं तो रैम की बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रहे हैं, सेकेंडरी स्टोरेज की बात नहीं कर रहे हैं। हम अगर मेन मेमोरी की बात करें तो मेन मेमोरी हम देखते हैं कि हमको कितना अधिक, जितना मेमोरी अधिक होगा स्वाभाविक है कि उसका कॉस्ट बढ़ेगा। तो मेमोरी कितना लगाया जाए ये डिपेंड करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में जाना है, कैड कैम की बात करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी हो तो ज़्यादा अच्छा है। मेमोरी में रैम 8 GB कैपेसिटी का हम लेंगे, 16 GB की बात करेंगे। लेकिन यदि हमको ग्राफिक्स डिजाइनिंग में नहीं जाना है, वीडियो प्रोसेसिंग नहीं करना है, एनिमेशन के एप्लीकेशन को यूज नहीं करना है, तो ऐसी स्थिति में हमको बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। हमारे डे टू डे रूटीन वर्क के लिए जो भी कंपनियां मेमोरी लगाती हैं उस मेमोरी पर ही हमको संतोष करना चाहिए। हम मेमोरी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसी तरह से कंप्यूटर डिज़ाइन किया जाता है और उसी तरह के मेमोरी का हम बात करेंगे। दूसरा टर्म आता है एक्सेस टाइम। तो हमने आपको बताया कि कंप्यूटर में एक ऑपरेशन है रीड, दूसरा ऑपरेशन है राइट। तो ये रीड और राइट जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में कितने क्लॉक साइकिल की ज़रूरत होगी, मेमोरी से एक्सेस कैसे करेंगे डेटा। तो देखिए ज़रा गौर से, सबसे पहले CPU मेमोरी का एड्रेस जनरेट करेगा, सेकेंड केस में कंट्रोल सिग्नल WR होगा और थर्ड में ऑपरेशन होगा। मतलब एक मेमोरी में कंप्यूटर में अगर डेटा स्टोर करना है हमको, तो हमको 3 ऑपरेशन से गुजरने होंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि वेयर द डेटा इज टू बी स्टोर्ड, मतलब एड्रेस क्या है उसका, किस लोकेशन में, ये सीपीयू को बताना होगा। कंप्यूटर जब भी काम करता है तो पहले लोकेशन की बात करेगा कि इस लोकेशन में आप ऑपरेशन चाहते हैं मेमोरी के, तो उसके लिए एड्रेस जनरेट करना होगा। कौन सा ऑपरेशन चाहते हैं, रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन, ये भी डिसाइड करना होगा। तो उसके बाद दूसरा केस क्लॉक में वो बता रहे हैं कि राइट ऑपरेशन चाहिए हमको। अब उसके बाद तीसरे में राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, वहां पर डेटा स्टोर किया जाएगा। तो 3 क्लॉक की जरूरत पड़ रही है। अब सवाल है कि एक्सेस टाइम, ये तो सीधे सीधे ऑपरेशन की बात हो गई, लेकिन आप सोचिए कि इस एड्रेस को जेनरेट कर देने मात्र से हमारा मेमोरी यूनिट एक्टिव हो जाएगा, मेमोरी को डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करेंगे तो एड्रेस के सिलेक्शन का कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए अब हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास इस तरह के लोकेशन है तो यहाँ पर एक सिलेक्शन यूनिट हमको लगाना पड़ेगा। आज इसको हम लोग बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सर। यहां से एड्रेस मूव करेगा। एड्रेस सीपीयू से जो आएगा वो एक ही एड्रेस लाइन से मूव करता है, लेकिन अब किसी खास मेमोरी लोकेशन के लिए होगी तो जो भी एड्रेस आएगा डीमल्टीप्लेक्सर उसको डिकोड करके उस पर्टिकुलर लोकेशन को एक्टिवेट करेगा। ये है एड्रेस सिलेक्शन। अगर हमको लोकेशन 3 में, मतलब हमारा एड्रेस हो 01000001, तो 0 1 2 3 4 ये हमारा लोकेशन एक्टिवेट होता है। तो पहले तो हमको इस लोकेशन पर पहुंचना होगा। मेमोरी, जो मेमोरी सेल है हमारा, उस सेल में सबसे पहले एड्रेस पर जाना होगा और उस एड्रेस को एक्टिवेट करना होगा। डीमल्टीप्लेक्सर के थ्रू हम उसको एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद ऑपरेशन की बात होगी कि पहले तो मेमोरी को एक्टिवेट कीजिए कि किस लोकेशन में, पूरे मेमोरी में तो नहीं रख सकते कहीं भी। तो जब भी डेटा रखना होगा तो हमको उस मेमोरी को एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के बाद ऑपरेशन की बात होगी, उसके बाद राइट ऑपरेशन होगा। अगर हम बात करें कि मिनिमम 3 क्लॉक की बात करें तो इस क्लॉक स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। जब एक्सेस टाइम की बात होगी तो इस बात पर ध्यान रखना होगा कि आखिर हम ऑपरेशन को एक्टिवेट कैसे करेंगे। ऑपरेशन को एक्टिवेट करने के लिए हमको इस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा। एक्सेस टाइम इस बात को इंडिकेट करता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी मेमोरी अलग अलग कैटेगरी के हैं। हम कैश मेमोरी की बात करते हैं, हम रीड रोम मेमोरी की बात करते हैं, हम रैम मेमोरी की बात करते हैं, एक नया मेमोरी आजकल सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं, ये आपको पेन ड्राइव की बात करते हैं, सीडी की बात करते हैं, डिस्क मेमोरी। तो मेमोरी तो बहुत सारे हैं, क्या सबका एक बराबर एक्सेस टाइम होगा? क्वेश्चन इज नो। उनके इंटरनल डिज़ाइन पर डिपेंड करेगा कि उस मेमोरी का एक्सेस टाइम क्या है। और सीधी सी बात है कि मेमोरी का एक्सेस टाइम को कैपेसिटी से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। हर मेमोरी का एक्सेस टाइम अपने ढंग से डिसाइड किया जाएगा, और जो एक्सेस टाइम होगा मेमोरी का, उसके स्पीड मतलब फास्टर रिट्रीवल या ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होगा। तो अगर हमको फास्टर मेमोरी चाहिए तो एक्सेस टाइम लो रखना होगा और जितना हाई स्पीड मेमोरी की बात करनी होगी। अब कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, उस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद कॉस्ट पर बिट स्टोरेज। अभी हमने देखा जैसे अगर मेमोरी में हमको 1 GB मेमोरी चाहिए तो इस तरह के लोकेशन कितने हो जाएंगे। G मीन्स 2 to power 9। आप सोचिए कितना लोकेशन होगा।
अब उस लोकेशन में हम जब मेमोरी अरेंज करेंगे तो मेमोरी डिज़ाइनिंग का भी तो कॉस्ट होगा। अब मेमोरी डिज़ाइनिंग के कॉस्ट की अगर हम बात करें तो स्वाभाविक है कि पर यूनिट कॉस्ट मायने रखता है। मेमोरी का कॉस्ट जितना कम हो उतना ही बेटर है। तो पर यूनिट कॉस्ट पर आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि उसके आधार पर मेमोरी को कैसे डिसाइड किया जाएगा। नंबर 4 पॉइंट है वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल नेचर ऑफ मेमोरी। हम जानते हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन तो रखना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन किस तरह का है, उसको हमें कहाँ स्टोर करना है, ये डिपेंड करता है उसके वैल्यू की बात। हम घर से निकलते हैं, मार्केट में जाते हैं, हज़ारों लोग मार्केट में दिखते हैं, लेकिन सबके फेस को रिकॉग्नाइज करना तो संभव नहीं है और हमारे मेमोरी में स्टोर नहीं होते हैं। हम स्टोर सिर्फ उन इन्फॉर्मेशन को रखते हैं जो हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो हमारे रिलेटिव हैं, जो हमारे अपने हैं, उनको हम देखते हैं, पहचानते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको याद भी रखते हैं कि एक सप्ताह पहले वो मिले थे। तो हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करना है, गैदर सारे इन्फॉर्मेशन को नहीं करना। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन जनरेट होते हैं जिनको रखने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको हम वोलेटाइल मेमोरी में रखेंगे। जब आया तो ठीक है, बाद में हम कंप्यूटर बंद किए तो चला गया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो काम के इन्फॉर्मेशन है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में रखे जाएंगे। तो मेमोरी दो तरह के होते हैं बाय नेचर। एक वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी वो सारे मेमोरी हैं जो कंप्यूटर के पावर ऑन रहने की स्थिति में तो रेडी रहते हैं, स्टोर करते हैं, लेकिन जो ही हम शट डाउन करते हैं कंप्यूटर, वो सारे इन्फॉर्मेशन चले जाते हैं। तो जो भी ऑपरेशन रन टाइम में हम करते हैं, कोई फाइल अगर लिख रहे हैं और लिखने के बिना सेव किए हम कंप्यूटर से बाहर आ जाएं, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन हमारे लिए वोलेटाइल थे, वो खत्म हो जाएंगे। और उसको रिटेन करना है तो नॉन वोलेटाइल स्पेस में हम ले जाएंगे, उसको सेकेंडरी स्टोरेज में ले जाते हैं, हार्ड डिस्क में करते हैं, फाइल बना के सेव करते हैं। तो मेमोरी दो तरह के होंगे, एक वोलेटाइल नेचर के, दूसरा नॉन वोलेटाइल नेचर के। जनरली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है वो सारे वोलेटाइल नेचर के होते हैं। चाहे हम कैश मेमोरी की बात करें, रैम की बात करें, ये निश्चित रूप से वोलेटाइल होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक हर मेमोरी वोलेटाइल नहीं होता। जैसे रोम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, वो वोलेटाइल नहीं है, वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा तो स्टोर करता है, लेकिन वो परमानेंट रखता है। इसके बाद होता है एक्सेस मेथड। तो कंप्यूटर में अलग अलग लेवल के मेमोरी लगाए जाते हैं। सीपीयू के जस्ट बाद हम वहाँ हाई स्पीड मेमोरी लगाते हैं, कैश मेमोरी, फिर रैम में जाते हैं, फिर सेकेंडरी स्टोरेज में जाते हैं। तो एक्सेस मेथड भी अलग अलग होता है। एक्सेस मेथड मतलब जी किस तरीके से आप मेमोरी को एक्सेस करेंगे, डायरेक्ट होगा, रैंडम एक्सेस है, या फिर सीक्वेंशियल एक्सेस है। इस तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक्सेस मेथड के आधार पर भी अलग अलग मेमोरी डिज़ाइन करते हैं। तो आपको जब भी मेमोरी की बात होगी तो इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखना होगा कि उसकी कैपेसिटी क्या है, एक्सेस टाइम क्या है, कॉस्ट पर बिट कितना आ रहा है, नेचर क्या है मेमोरी का, और एक्सेस मेथड क्या है। इसको ध्यान में रख करके मेमोरी के विषय में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, जो हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इसको यहीं रोकते हैं, फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।